सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं सदा फुरकान स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी पर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और सेफ होंगे। हम लोगों ने कल डीएलएड 4th सेमेस्टर के साइंस के सिलेबस के बारे में डिस्कस करा, जिसमें जो छोटी छोटी मेन टॉपिक्स थी उसके बारे में भी हमने बहुत लॉन्ग में तो नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी उसकी थ्योरीज़ के बारे में भी डिस्कस किया। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह हमारा फर्स्ट लेसन है साइंस का, जो कि जिसका नाम है जैविक विकास एवं पारिस्थितिकी तंत्र। अब जैविक विकास के बारे में हम लोगों ने जब सिलेबस डिस्कस किया तो थोड़ा सा मैंने उसके बारे में आपको बताया था। एक बार मैं फिर से रिवीजन करती हूँ कि क्या होता है प्रारंभ जैविक विकास। हम अभी इतना सा पोर्शन देखेंगे। जैविक विकास क्या होता है, इसकी परिभाषा। तो निम्न कोटि के सरल जीवों से समय के साथ साथ कर्मिक परिवर्तनों द्वारा अधिक विकास एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति को ही हम जैविक विकास कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। प्राथमिक निम्न कोटि के सरल जीवों के समय के साथ कर्मिक परिवर्तनों द्वारा अधिक विकास एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति को ही जैविक विकास कहते हैं। ये इतना आपका क्लियर हो गया। अब आपके लेसन का फर्स्ट जो हेडिंग था जैविक विकास, ये तो आपका कंफर्म हो गया। एवं पारिस्थितिकी तंत्र, अब ये पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है ये हम देख लेते हैं। इसे आप अंग्रेजी में इकोलॉजी बोलते हो। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव समुदायों मतलब क्या होता है, झुंड। समुदाय मतलब झुंड। समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंध का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक व्यक्ति, जनसंख्या, समुदायों और इस इकोनॉमिक सिस्टम कहलाते हैं। अब इकोनॉमिक सिस्टम या फिर पारिस्थितिकी तंत्र दोनों होता क्या है, इसे हमें समझना है। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि अंग्रेजी में इसे इकोलॉजी कहते हैं, यानी जीव विज्ञान की वे शाखा है जिसमें जीव समुदाय का उनके वातावरण के साथ पारस्परिक होता क्या है। पारस्परिक संबंध का मतलब होता है कि आसपास के लोगों का इन्वायरमेंट, वातावरण का इन्वायरमेंट, इसी को आप पारस्परिक संबंध बोलते हो, का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहते हैं। इस विषय में व्यक्ति जनसंख्या समुदाय को ही हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। आपको मेन जो आपका चैप्टर का नेम था उसका समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपने आगे की टॉपिक्स को। तो आपको ये वाला पिक्चर्स दिख रहा होगा, ये जो पिक्चर्स है, अब इसके थ्रू हम थोड़ा सा जानने की प्रयास करते हैं कि क्या है ये पिक्चर्स। मानव का विकास कर्मिक रूप से हुआ, जैसा कि हमारे चित्र के द्वारा पता चलता है। चित्र के द्वारा, चित्र कहाँ है, ये तो है आपका चित्र। तो कर्मिक यानी कर्म मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप हुआ। सडनली ऐसा नहीं हुआ कि हमारा विज्ञान नहीं मानता ना इस चीज़ को कि धरती पे पहले मानव आए। विज्ञान तो कुछ और ही हमारा मानता है। विज्ञान का कहना है कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदरों की जाति वंशज थे। तो उसी चीज़ को ये दर्शा रहा है चित्र कि ये कर्मिक रूप से हुआ, जैसा कि इस चित्र में पता चलता है कि कुछ विशेषताओं, अब हमने कैसे मान लिया कि ये कर्मिक रूप से हुआ, तो इनकी कुछ विशेषताएं हमें और उनके शारीरिक लक्षणों को देखकर मानव को भिन्न भिन्न जातियों में बांटा गया। लगभग 2000 वर्ष पहले सर्वप्रथम मतलब पहली बार जब ऐसी खोज की गई तो कई विद्वान ये मानने को तैयार ही नहीं हुए थे कि खुदाई में मिले जीवाश्म और पत्थरों से बने औजार वास्तव रूप में मनुष्य के आदिकालीन रूप से संबंधित रखते हैं। जैसे कि 2000 वर्ष पहले जब लोगों ने ये 200 वर्ष पहले जब लोगों ने ये खोज करना स्टार्ट किया कि हमारे पूर्वज कौन थे, क्या करते थे, जीवन यापन के लिए उनकी क्या क्या सुविधाएं थी, तो लोग इन चीज़ को मानने के लिए जब उन्हें कुछ चीज़ें मिली तो लोग मानने को तैयार ही नहीं थे, जो साइंटिफिक लोग थे, कि ये कालीन रूप से संबंधित रखते हैं। लेकिन कुछ समय पश्चात उन्हें ये चीज़ माननी पड़ी। तो चलते हैं, अभी तक हम जो जैविक विकास की थ्योरी देख रहे थे वो हम अपने बहुत सरल भाषा में देख रहे थे। तो अब हम अपनी बुक की भाषा में देखते हैं कि क्या होता है जैविक विकास। जैविक विकास, ये रहा आपका जैविक विकास। तो जैविक विकास का शाब्दिक अर्थ होता है छिपी हुई वस्तुओं के बारे में समय समय पर परिवर्तन को जानना।
जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं की उत्पत्ति, उनकी पीढ़ियों में हुए कार्मिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, जैव विकास कहलाता है। जैव विकास एक धीमी गति से होने वाला कार्मिक परिवर्तन है। धीमी गति से होने वाला मतलब बहुत स्लो होता है। जैसे अभी हमारे साथ जो हो रहा है बहुत फास्ट हो रहा है ना, सब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हम जो सोचते हैं तुरंत तुरंत से हम पा लेते हैं। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। पहले के टाइम पे आपके कंप्यूटर्स नहीं थे, आपके मोबाइल्स नहीं थे, एक दूसरे से संपर्क करने के लिए कोई कनेक्शन नहीं था, बल्कि जो हमारे पहले सबसे पहली प्रथम पीढ़ी के पूर्वज थे वो तो बात करना भी नहीं जानते थे। तो इसी बारे में बताया गया है। जैविक विकास क्या है? वह प्रक्रिया जिससे किसी आबादी में जो किसी विशिष्ट स्थान पर एक साथ वास करते हों, एक बहुत ही लंबे समय के बदलाव आते हैं, उसे इवोल्यूशन। अब देखो, आबादी मतलब ग्रुप में रहना, समूह में रहना। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारी आबादी के लोग, यानी हम अकेले तो रहते नहीं हैं, हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते, सारे लोगों के घर होते हैं, तो हम एक आबादी में रहते हैं, यानी बहुत सारे झुंड में रहते हैं। और विशिष्ट स्थान मतलब किसी खास जगहों पर वास करना, मतलब रहना। तो पहले के लोग जब पहले पेड़ पौधे पे रहते थे तब तो ठीक था, लेकिन जब मनुष्य धरती पर आए और उन्होंने पैरों का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, जैसा कि हम अपने इस चित्र में देख सकते हैं। मनुष्य पहला वाला जो हमारा ये चित्र है, इसमें मनुष्य को हाथ और पैर के डिफरेंस के बारे में नहीं पता है। लेकिन जो सेकेंड वाला है, इसमें मनुष्य अपने पैरों के बल पे चल रहा है, ना कि हाथ और पैर दोनों के बल से चल रहा है। तो इसे हाथ का प्रयोग करना तो नहीं आया कि हाथ को हम कैसे यूज़ करें अपने। अभी किसी चीज़ को पकड़ना नहीं सीखा इसने, लेकिन हाँ, उसने धीरे धीरे अपने पैरों से चलना शुरू कर दिया, यानी इनमें धीरे धीरे विकास होना शुरू हो गया। उसके बाद हाथ का प्रयोग करना शुरू किया किसी चीज़ को पकड़ने के लिए। फिर मनुष्य ने औजार बनाना स्टार्ट किया, और जो हम ये नेक्स्ट वाला देख रहे हैं ना, इसमें हम प्रॉपर एक तरीके से ह्यूमन स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो इस तरह से इनका विकास हुआ। तो जैविक विकास में हम यही पढ़ रहे थे। तो जब वे समूह बनाकर रहने लगे तो जाहिर सी बात है, जैसे अभी हमें किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, खाने, कपड़े पहनने, रहने के लिए घर की ज़रूरत पड़ती है, और वातावरण यही मौसम के अकॉर्डिंग हमें अपनी सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है, तो वैसे उनको भी आवश्यकता पड़ती थी इन चीज़ों की। तो उन्होंने क्या किया कि अपने सुविधा के अनुसार धीरे धीरे बदलाव आते रहे, समय समय पर लंबे समय से बदलाव आते रहे। लंबे समय से मतलब उनके टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं था ना, हमारे टाइम पे क्या है, हमें खाना बनाना है, तुरंत हमने गैस ऑन किया। पर उनके टाइम पे ऐसा नहीं होता था। उनके टाइम पे पत्थरों को रगड़ कर आग, पहले तो आग भी नहीं होती थी, वो जानवरों का शिकार करते थे और कच्चे मांस खाते थे, या फिर पेड़ पौधे से फल, फ्रूट्स और पत्तियां, छाल वगैरह खा के जीवित रहते थे। फिर धीरे धीरे अग्नि की खोज की तो उन्होंने जानवरों को शिकार जब करना स्टार्ट किया पत्थरों से औजार बनाकर, तो फिर जानवरों को पकाकर खाना शुरू किया। उसके खाल से कपड़े बनाने शुरू किए, गुफाओं में घर बनाना शुरू किया। मतलब धीरे धीरे जो ये उनमें विकास होता गया, उसी को आप इवोल्यूशन बोलते हो। इवोल्यूशन आनुवंशिक स्तर पर होता है, यानी कि इवोल्यूशन वह है जिससे आए बदलाव पीढ़ी दर पीढ़ी विस्तारित में दिए जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब हम मनुष्य देख रहे हैं कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब होता है जो हमारे पूर्वजों से मिलते हैं हमें। जनरेशन जिसे हम बोलते हैं, पीढ़ी को इंग्लिश में हम बोलते हैं ना जनरेशन। अगर आप लोग जैसे दादाजी हमारे फर्स्ट जनरेशन, पापा हमारे सेकेंड जनरेशन, हम आ जाते हैं थर्ड जनरेशन, तो वही पीढ़ी दर पीढ़ी वाला हो जाता है। और विरासत में मिलना मतलब वही दादाजी से कोई चीज़ मिली हो, जैसे कि अगर दादाजी बहुत लंबी हाइट के हैं तो पापा भी लंबे हाइट के हैं, हम भी लंबे हाइट के हैं, तो ये हमारी जो लंबी हाइट है ना, ये हमें विरासत में मिली है। विरासत उसी को बोलते हैं। यहाँ आनुवंशिक और बदलाव का तात्पर्य ये है कि यदि माँ की उंगली कट जाए तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि बच्चे की भी उंगली कटी हो। जैसे कि पहले के लोग जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल इसलिए दिया हुआ है कि माँ की उंगली कट जाए। जैसे लोगों का कहना था कि लोगों का नहीं, लेमार्क का कहना था कि जैसे जैसे जिस अंग का हम यूज करते हैं, जिस अंग का हम अधिक यूज करते हैं, वे अंग हमारे अधिक डेवलप होते हैं, और जो अंग हम कम यूज करते हैं वे अंग धीरे धीरे हमारे समाप्त होते जाते हैं। लेमार्क की थ्योरी आप सभी ने पढ़ी होगी, आप सबको याद होगा। उनके सिद्धांत क्या थे? यह सिद्धांत 1809 में लेमार्क की पुस्तक फिलोसफी लॉजिक में
प्रकाशित हुआ था। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों के विभिन्न अंग वातावरण के अत्यधिक प्रभावित होता था। इसकी वजह से विभिन्न अंगों का प्रयोग घटता और बढ़ता जाता था। ये लेमार्क के अकॉर्डिंग था। अत्यधिक उपयोग में आने वाले उन अंग का विकास अधिक व कम प्रयोग में आने वाले अंग का विकास कम होता था। यानी कि लेमार्क का कहना था कि जिस अंग का प्रयोग हम ज़्यादा करेंगे उस अंग का विकास अधिक होगा, जिस अंग का हम प्रयोग कम करेंगे उसका कम होगा, और जिसका हम नहीं करेंगे वह ख़त्म ही हो जाएगा। जैसे लेमार्क ने एक जिराफ वाला आपका उदाहरण दिया कि जिराफ की गर्दन पहले छोटी थी, तो नीचे जो पेड़ की जो टहनियाँ होती थी उन आसानी से उसको खा नहीं पाते थे, तो उनको अपनी गर्दन को बहुत उचका के खाना पड़ता था। तो इसलिए जब जिराफ की सेकेंड जनरेशन आई तो उसकी गर्दन थोड़ी सी और लंबी हुई, और फिर ऐसे जैसे जैसे जिराफ की जनरेशन आती गई उसकी गर्दन लंबी होती गई। आज जिराफ की गर्दन आप खुद देख सकते हो कि बहुत लंबी है, ऐसा लेमार्क का मानना था। और दूसरी चीज़ लेमार्क ने कहा कि सांप के पैर होते थे, लेकिन जब सांप झाड़ियों में जाते थे तो उनके पैर झाड़ियों में फंसने लगते थे, जिसके कारण वे अपने पैर का यूज़ नहीं करते थे। और जब उन्होंने अपने पैर का यूज़ नहीं किया तो धीरे धीरे सांप की जनरेशन से पैर ही हट गया, उनके पास अब पैर ही नहीं होते थे जब उनकी नेक्स्ट पीढ़ी आना स्टार्ट हुई। जबकि इस सिद्धांत को चूहों पर एक्सपेरिमेंट करके गलत साबित कर दिया गया। तो ये एग्जांपल जो उंगली कटने वाली बात है ये कुछ उसी से मिलती जुलती है। तो अब हम आगे देखते हैं अपना हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है जैविक विकास के सिद्धांत। जैविक विकास के आधारित है सूक्ष्म विकास, प्राकृतिक चयन और प्रजातिकरण। अब सूक्ष्म विकास को हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि सूक्ष्म विकास क्या है। किसी भी जीवित प्राणी के जीन्स में परिवर्तन आना और फिर उन परिवर्तनों को जमा होने और दूसरे इवोल्यूशन मतलब होता है सूक्ष्म विकास। सूक्ष्म विकास को इंग्लिश में माइक्रो इवोल्यूशन कहते हैं। माइक्रो से आपको सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे से। यह परिवर्तन या म्यूटेशन मतलब होता है परिवर्तन अनियमित तरीकों से प्रजनन प्रक्रियाओं की गलतियों के कारण हो सकता है। प्रजनन मतलब अपने जैसी जातियों का जन्म देना ही प्रजनन कहलाता है। प्रकृति में छेड़छाड़ जैसे विकिरण या रासायनिक रिसाव के कारण यह म्यूटेशन हो सकता है, यानी यह परिवर्तन हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि कुछ नीले रंग के कीड़े में म्यूटेशन के कारण यानी परिवर्तन के कारण उनका रंग पृथ्वी जैसा हरा और भूरा हो जाए, और इस रंग की वजह से उनका जानवरों और पक्षियों के बीच की संभावना बढ़ जाती है और उनकी जनसंख्या बढ़ती जाती है, और फिर कई साल बाद नीले रंग के कीड़े समाप्त हो जाते हैं और बचते हैं तो केवल नए तरह के कीड़े। इसी तरह मनुष्य में भी म्यूटेशन यानी कि परिवर्तन से इवोल्यूशन होता है। म्यूटेशन से परिवर्तन यानी इवोल्यूशन होता है। अब हम नेक्स्ट अपना देखते हैं क्या है। वैसे तो अगर हम इसे इजी वे में बोले तो जो अभी हम पढ़ रहे थे ये सूक्ष्म विकास, तो सूक्ष्म विकास की परिभाषा अगर इजी में देखें तो इस विकास के रूप में परिभाषित किया जाता है जो प्रजातियों के स्तर के ऊपर होता है। माइक्रो इवोल्यूशन को बड़े पैमाने पर बदलाव माना जाता है जो एक अलग जीवों में पाया जाता है, लेकिन इन परिवर्तनों के होने में हज़ारों साल लगते हैं। ठीक है, ये छोटी सी डिफिनेशन थी और ये आपकी थोड़ी सी लॉन्ग डिफिनेशन थी जो मैंने फर्स्ट टाइम आपको पढ़ के सुनाई है। अब हम देखते हैं प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन मतलब होता है जो हमें चुना हो। इसका अर्थ प्राणियों का प्राकृतिक द्वारा चयन। अभी मैंने बताया ना जब प्राकृतिक ने जिसको चुना हो। ये चयन सबसे स्वस्थ और बलशाली प्राणियों के आधार पर है या फिर कर्म रहित भी हो सकता है। यथार्थ माने कि दो अलग अलग प्रकार के कीड़े की बस्ती आसपास रहती है। एक दिन एक हाथी आया और एक बस्ती को कुचलकर चला गया। तो अब नेचुरल सिलेक्शन
के द्वारा केवल एक ही तरह के कीड़े बचे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी नेचुरल सिलेक्शन के अंतर्गत आता है। इसका मतलब सबसे योग्य ही जीवित रहेगा, बाकी जी नहीं पाएंगे और इनकी मृत्यु हो जाएगी। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जिस प्रक्रिया द्वारा किसी जनसंख्या में कोई जैविक गुण कम या अधिक हो जाता है उसे प्राकृतिक चयन या नेचुरल इवोल्यूशन कहते हैं। इतना आगे आपको समझ में। अब हम देखते हैं प्रजातिकरण। किसी एक प्रजाति का उस सीमा, प्रजातिकरण को हम पहले हेडलाइन कर लेते हैं। ये रहा आपका प्रजातिकरण, ये है आपका प्रजातिकरण। तो प्रजातिकरण किसी एक प्रजाति का उस सीमा तक म्यूटेशन हो जाना यानी परिवर्तन हो जाना कि अब वह अपनी वास्तविक प्रजाति के साथ प्रजनन करने में सक्षम ना हो। प्रजनन करना मतलब अभी मैंने ऊपर बताया ना, अपने जैसे एक प्राणी को जन्म देने को ही प्रजनन कहते हैं। तो वह म्यूटेशन वाली प्रजाति एक नई प्रजाति ही बन जाती है। इस प्रजाति को परजीकरण कहते हैं। फिर किन्हीं कीड़ों के उदाहरण लें। यदि एक कीड़ों की प्रजाति नदी या खाई के दो हिस्सों में बढ़ जाए और सालों तक एक दूसरे से अलग रहे, तो यह जब वापस मिलेंगी तो इनमें बहुत सारी असामान्यताएं बचेंगी, यानी एक जैसी एक समान नहीं रह पाएंगी ये दोनों, और यह एक नई प्रजाति बन चुकी होंगी। प्रजातिकरण यानी कि कर्मिक विकास की प्रक्रिया द्वारा किसी समय पर परिवर्तन प्रजातियों से किसी नई प्रजाति का विकास प्रजातिकरण कहलाता है। अगर हम समझे तो यही हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपना विकास के सिद्धांत, ये बहुत और हाथ प्रचलित है। जैविक विकास सिद्धांत को निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है, आपको बताया था। अब इसमें हम थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं। लैमार्कवाद क्या होता है। जीवों एवं उनके अंगों को निरंतर वृद्धि होती रहती है, जिस पर वातावरणीय परिवर्तनों का सीधा प्रभाव पड़ता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक और कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होता है। लैमार्क का यह सिद्धांत 1809 में उनकी पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिक में प्रकाशित हुआ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको यही चीज़ तो बताई थी। यह सिद्धांत 1809 में लैमार्क की पुस्तक फिलोसफी लॉजिक में प्रकाशित हुआ था। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों के भिन्न अंग वातावरण और अत्यधिक की वजह से विभिन्न अंगों का प्रयोग घटता या बढ़ता जाता है, जबकि इनका ये सिद्धांत पूरी तरह से फ्लॉप हो गया था, ये ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। तो लैमार्कवाद को अंगों के कम या अधिक उपयोग के सिद्धांत भी कहा जाता है। अब जाहिर सी बात है, उन्होंने ऐसी थ्योरी दी है कि जिस अंग का आप उपयोग करेंगे वो अंग आपके विकसित होंगे और जिस अंग का आप उपयोग नहीं करेंगे वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो उनसे लगता ही है कि अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। इसे कहा जा सकता है, क्या कहा जाता ही है। लैमार्क के अनुसार जीवों की संरचना का एक ही उनके व्यवहार और वातावरण में परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। लैमार्क की उपजाति लक्षणों की वंशागति के सिद्धांतों के अनुसार जंतुओं में उपर्जित लक्षणों वंशगत होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होते हैं। अब हम देखते हैं डार्विनवाद ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत एग्जाम में आते हैं। लैमार्क वाले तो कम आते हैं, पर डार्विनवाद वाले तो आते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं इससे क्वेश्चंस, क्योंकि ये मैक्सिमम सक्सेस के बाद आते हैं आपके डार्विनवाद के प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों में विकास। जो इनका पहला था वो था कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों में विकास। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों में स्थानपत्ति के अधिक से अधिक क्षमता पाई जाती है। प्रत्येक जीवों में अत्यधिक प्रजनन दर के कारण जीवों को अपने अस्तित्व
हेतु संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष समजातीय, अंतर्जातीय तथा वातावरणीय होते हैं। अब देखो, अस्तित्व क्या होता है। अस्तित्व वह होता है जिसमें मानव अपनी पीढ़ियों के बचाव के लिए जो भी कार्य करता है, अपनी जनरेशन के बचाव के लिए जो कार्य करता है, उसी को अस्तित्व कहते हैं। तो इतना समझ में आया। दो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते। दो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान, जैसे मनुष्य का एग्जाम्पल आप ले लो, तो मेल और फीमेल दोनों बिल्कुल समान नहीं थे। या फिर आप एक मेल और फीमेल से होने वाले बच्चे को ले लो, अगर वे जुड़वा हैं तो ठीक है, दोनों में समानताएं पाई जाएंगी। पर अगर वे जुड़वा नहीं है तो कुछ निगेटिविटी पाई जाएगी, तो कुछ पॉजिटिविटी पाई जाती है। लोगों में दोनों सामान्य नहीं होते, उनके कहने का तात्पर्य यही था। ऐसी विभिन्नताएं उन्हें अपने जनकों से वंशानुक्रम में मिलती है, यानी कि उनको उनके जीन्स में होता है, उनके जेनेटिक में होता है ये चीज़। नव डार्विनवाद वाला क्या हो जाता है कि नव डार्विन में समर्थकों ने उनके सिद्धांतों को जीन परिवर्तन के साथ जोड़कर नया रूप दे दिया, जिससे नव डार्विनवाद कहा गया या कहा जाता है। इस सिद्धांत में जैव विकास में जीव पर एक समान कई कारकों को प्रभावित माना जाता है, जो एक नई जाति को जन्म देते हैं। जीन में होने वाले छोटा सा परिवर्तन भी एक नई प्रजाति को जन्म देने के लिए काफ़ी होता है। इतना आपको समझ में आया कि नव डार्विनवाद का जो सिद्धांत था वो क्या था कि इसे उपपरिवर्तन सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। जैसे हाईलैंड में ह्यूगो डी बिर्ज ने 1901 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। नव डार्विनवाद के आधुनिक संश्लेषण परिकल्पना को भी कहते हैं। यह निम्नलिखित परिक्रमों का पारस्परिक प्रक्रियाओं का परिणाम है: जीन उत्परिवर्तन, आनुवंशिक पुनर्योजन, गुणसूत्रों की संरचना एवं संख्या में परिवर्तन द्वारा विभिन्नताएं, पृथक्करण। अब हम अपने नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक को देखते हैं, पुनरावर्तन सिद्धांत। पुनरावर्तन सिद्धांत में क्या आ जाता है? अर्नेस्ट हैकल इसी जाति आवर्तन सिद्धांतों भी कहते हैं, इसे जाति आवर्तन सिद्धांत भी कहते हैं। जिसकी प्रमुख विशेषताएं हैं कि किसी जीव की भ्रूणी अवस्था उसके पूर्वजों के वयस्क अवस्था के समान होती है। अर्नेस्ट हैकल, फिर से एक बार देखते हैं, अर्नेस्ट हैकल इसे जाति आवर्तन सिद्धांत भी कहते हैं। जिनमें प्रमुख विशेषताएं हैं कि किसी जीव के भ्रूणी अवस्था मतलब जीव के जन्म से पहले जो अवस्था होती है, जो अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से जो एक अवस्था बनती है, भ्रूण बनता है, उसे भ्रूणी अवस्था कहते हैं। तो जीव के जन्म से पहले जो अवस्था होती है वो भ्रूणी अवस्था होती है। तो उनके पूर्वजों के वयस्क अवस्थाओं के समान होते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। हाँ, मेरी वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं आती है, कंप्लेन आते हैं आप लोगों के, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इसके बाद मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ जाएगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी आप मैनेज कर लो इस तरह से। और अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि जो आप लाइक करते हो ना, वो हमारे लिए एनर्जी ड्रिंक होती है, तो इससे हमें और एनर्जी मिलती है आपके लिए और बेटर वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।